Dear students, in this video we have to start new chapter of class 9th, which is work and energy. This is your 11th chapter of your NCERT book and 4th chapter of your physics book. Now we have to start with work, and after this next video we learn about energy. Let us start with work. What is work in science? यानी कि साइंस में वर्क क्या होता है। देखिए, आप डेली लाइफ में यूज करते हो वर्क का। जैसे अगर आप 2 घंटे से पढ़ रहे हो या कुछ भी राइटिंग का काम कर रहे हो, टाइपिंग कर रहे हो, अपने कंप्यूटर पे कोई काम कर रहे हो, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, ये सब करने के बाद आप कहते हो कि हमने आज बहुत ज़्यादा काम कर लिया, हम थक गए हैं, आज 2 घंटे काम किया है। तो आप ये जो यूज़ कर रहे हो ना, हमने ये काम किया है, राइटिंग का काम किया है 2 घंटे तक, ये जो काम है आपका डेली लाइफ का, वो जो साइंस के अंदर वर्क डन जो होता है उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। कहने का मतलब ये हो गया कि आप डेली लाइफ में जो काम करते हो, यानी आप राइटिंग का कर रहे हो तो भी उसको बोलते हो कि हमने काम किया है। आप अगर रीडिंग कर रहे हो तो बोलोगे हमने ये काम किया है। अगर आप टाइपिंग कर रहे हो तो हमने कहोगे कि हमने टाइपिंग किया है 2 घंटे तक, ये भी काम हुआ। तो ये छोटे छोटे सारे हैं, यानी डेली लाइफ के अंदर ये सब काम के अंदर आते हैं, वर्क के अंदर आते हैं। लेकिन जो साइंस है ना, साइंस के अंदर जो वर्क डन होता है, वर्क होता है, उसका डेफिनेशन कुछ और होता है, हटके होता है इन सब से। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम यही पढ़ने वाले हैं कि साइंस के अंदर हम कब बोलेंगे कि वर्क डन हुआ है स्टूडेंट। तो स्टार्ट करते हैं। वर्क होता क्या है सबसे पहले तो साइंस के अंदर, साइंस की लैंग्वेज में वर्क क्या होता है ये पढ़ते हैं। तो देखिए, साइंस में वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन ए फोर्स शुड बी एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड। एक छोटा सा डेफिनेशन है स्टूडेंट, कहता है वर्क इज सेड टू बी डन। वर्क जो है ना, हम साइंस के अंदर कहेंगे कि कार्य हुआ है कब? व्हेन ए फोर्स शुड बी एक्ट, जब हम किसी बॉडी पे, ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्ट करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे, एंड द ऑब्जेक्ट, और वो ऑब्जेक्ट है मस्ट बी डिस्प्लेस्ड, और वो ऑब्जेक्ट जो है ना वो डिस्प्लेस हो जाएगा, कुछ डिस्प्लेसमेंट जो है वो कवर करेगा, तब हम बोलेंगे कि वर्क डन हुआ है। बिल्कुल सिंपल है ना। वर्क डन कब बोलेंगे? जब हम कब बोलेंगे कि कार्य हुआ, वर्क डन हुआ है, कि जब हम किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करेंगे और वो बॉडी कुछ डिस्प्लेसमेंट, कुछ डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल कर लेगी, तो हम बोलेंगे कि इस बॉडी के द्वारा क्या हुआ है, कार्य हुआ है, वर्क डन हुआ है। कहने का मतलब वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। यानी कि साइंस के अंदर हम कब बोलेंगे कि वर्क डन हुआ? जब किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करेंगे और वो बॉडी कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेगी, तो हम बोलेंगे कि वर्क डन हुआ है। और वर्क डन कैलकुलेट कैसे करेंगे, कितना वर्क डन हुआ है? तो फॉर्मूला आ गया, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन को W से डिनोट कर सकते हैं, फोर्स को कैपिटल F से, डिस्प्लेसमेंट को S से। तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया W इज इक्वल टू F इंटू S, यानी वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये होता है वर्क डन का फॉर्मूला। यानी कि इस फॉर्मूले से क्या पता लगता है? इस फॉर्मूले से पता लगता है कि अगर आपका फोर्स 0, देखिए अगर फोर्स 0 तो साइंस के अंदर वर्क डन 0। अगर आपका डिस्प्लेसमेंट 0, आप फोर्स लगा रहे हो किसी ऑब्जेक्ट पे लेकिन ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रही है, तो आपका अगर यानी डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगी, फोर्स लग रही है, फोर्स नॉट इक्वल टू 0, बट आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 है, तो भी वर्क डन 0 होगा। तो समझ में आ रहा है ना, साइंस के अंदर जो वर्क डन होने वाला है, यानी कि अगर आपका फोर्स 0 है तो वर्क डन 0 डेफिनेटली, और अगर आपका फोर्स नॉट इक्वल टू 0 पर डिस्प्लेसमेंट 0 है स्टूडेंट, तो भी आपका वर्क डन 0 हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला होता है वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों में से एक वैल्यू भी 0 आता है तो वर्क डन का वैल्यू 0 हो जाता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं SI यूनिट, यानी कि वर्क डन को किस में मेजर करते हैं। जैसे आपका इससे पहले पढ़ा डिस्प्लेसमेंट या आपका डिस्टेंस होता है उसको मीटर में मेजर करते हैं, मास को किलोग्राम में, वेट को आपका जो न्यूटन में करते हैं। उसी तरह से जो आपका वर्क डन होता है ना, वर्क डन का SI यूनिट जूल होता है, कैपिटल J से डिनोट करते हैं, जूल से डिनोट करते हैं, इसको कैपिटल J से डिनोट करते हैं और इसका SI यूनिट जूल होता है। इसके बाद 1 जूल वर्क डन क्या होता है स्टूडेंट? हम कब कहेंगे कि 1 जूल वर्क डन हुआ है? अब देखिए, ये फॉर्मूला है हमारे पास। इस फॉर्मूले में जो वर्क डन है W, वो 1 कब होगा? जब आपका F और S दोनों 1 होंगे। दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू में 1 कितना होता है? 1। यानी कि अगर किसी बॉडी पे हम 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करेंगे और वो बॉडी 1 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी, तो हम बोलेंगे कि जो वर्क डन हुआ है वो कितना हुआ है? 1 जूल वर्क डन हुआ है स्टूडेंट। क्लियर हो रहा है ना?
तो क्या होगा, 1 जूल वर्क डन का डेफिनेशन क्या होगा, व्हेन ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन मूव्स ए बॉडी 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स देन अमाउंट ऑफ वर्क डन इज सेड टू बी 1 जूल। क्या कह रहा है, अगर व्हेन ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, 1 न्यूटन फोर्स की वजह से कोई बॉडी जो है ना वो 1 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर लेती है, और किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो आपका जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, 1 जूल होगा स्टूडेंट। तो ये फॉर्मूला होता है वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। अगर वर्क डन 1 जूल चाहिए तो जो उस बॉडी, कब कहेंगे कि वर्क डन जो 1 जूल है, उस बॉडी पे फोर्स लगने वाला फोर्स 1 न्यूटन है और डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर जो है उसने कवर किया है, तो हम बोलेंगे वर्क डन जो है वो 1 जूल है। इसके बाद बात करते हैं, वर्क डन इज ए स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट हैव ओनली मैग्नीट्यूड। आपका जो वर्क डन होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी, देखिए 2 क्वांटिटी होती है फिजिक्स के अंदर, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होते हैं, और स्केलर क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। तो आपका जो वर्क डन होता है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। सिर्फ हम ऐसे बोलते हैं कि जो 10 जूल वर्क डन हुआ है, 50 जूल वर्क डन हुआ है, इसके साथ कभी भी डायरेक्शन ऐड नहीं करते स्टूडेंट, ठीक है। तो इसका सिर्फ वर्क डन, इसका मैग्नीट्यूड होता है, यानी कि सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू होती है इसके साथ, तो इसको जो वर्क डन हुआ है वो आपका क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी हो गया। तो ये था बेसिक बातें वर्क डन के बारे में। इसके बाद देखिए स्टूडेंट, अगर हम बात करें वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी या फिर फॉर्मूला फॉर वर्क डन इन केस ऑफ ग्रेविटी, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अर्थ सरफेस के आसपास है, यानी अर्थ सरफेस के पास है, तो अर्थ क्या करता है, उस पर एक फोर्स लगाता है। अगर देखिए जैसे ये पेन है अर्थ सरफेस से ऊपर है, जैसे इसको मैंने होल्ड कर रखा है, जैसे मैं इसको छोड़ता हूँ, मैंने जो अपना फिंगर से फोर्स लगा रखा है उससे अगर फ्री कर दूंगा तो ये अपने आप नीचे की तरफ मूव होने लगेगा। इसका मतलब ये नीचे की तरफ आ रहा है, इसका मतलब अर्थ जो है ना वो इस पर एक फोर्स लगा रही है। कोई बॉडी कम मूव करती है जब उस पर फोर्स लग रही है, अब ये नीचे की तरफ आ रहा है, इसका मतलब इस पर भी फोर्स लग रही है, तब ये नीचे की तरफ आ रहा है। और कौन लगा रहा है, ग्रेविटी लगा रही है। ग्रेविटी यानी कि अर्थ की जो ग्रेविटी है वो इस पर एक फोर्स लगा रही है, जिसके कारण ये नीचे की तरफ आ रहा है। इसका मतलब इस पे फोर्स भी लग रहा है जो कि अर्थ की ग्रेविटी के कारण लग रहा है, और ये कुछ डिस्टेंस भी कवर कर रहा है, कुछ डिस्प्लेसमेंट भी कवर कर रहा है, यानी फोर्स भी लग रहा है इस पे, और ये कुछ डिस्टेंस भी कवर कर रहा है, यानी कि वर्क डन हो रहा है स्टूडेंट। और ये जो वर्क डन है वो किसकी वजह से हो रहा है, अर्थ की ग्रेविटी की वजह से। तो हमें क्या चाहिए, एक फॉर्मूला चाहिए जो जिससे हम क्या कैलकुलेट कर सकें, वर्क डन इन केस ऑफ ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी के केस में जो वर्क डन हो रहा है वो हम कैलकुलेट कर सकें। तो उसके लिए अगर फॉर्मूला होगा तो किस तरह का होगा, द अमाउंट ऑफ वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द वेट ऑफ द बॉडी एंड वर्टिकल डिस्टेंस बाय विच द बॉडी इज लिफ्टेड। कह रहा है कि जो अमाउंट होगा वर्क डन का ग्रेविटी के केस में वो किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई होगा, प्रोडक्ट होगा 2 चीजों का, किसका, वेट ऑफ द बॉडी, बॉडी का वेट, एंड वर्टिकल डिस्टेंस। वर्टिकल डिस्टेंस बोले तो यानी कि हाइट, यानी कि अर्थ सरफेस से कितनी हाइट पे वो ऑब्जेक्ट है, उसका हाइट प्लस में हाइट इंटू मल्टीप्लाई वेट ऑफ द बॉडी। अगर इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, वर्क डन। वेरी सिंपल है स्टूडेंट, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। वर्क डन क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। थोड़ी देर पहले देखा हमने, ठीक है। तो देखिए अर्थ के केस में देखिए वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब अर्थ के केस में पहले फोर्स देख लेते हैं, फिर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। तो अर्थ के केस में फोर्स की बात करें तो फोर्स कितना लग रहा है, यानी कि ये पेन है, ये बॉडी है, ये अर्थ सरफेस की तरफ नीचे की तरफ जा रहा है क्योंकि इस पे फोर्स लग रहा है। इस पे अगर फोर्स लग रहा है वो कैलकुलेट करना तो कैसे करेंगे, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। मास क्या, एम क्या होता है, मास उस बॉडी का जो बॉडी जो है ना मूव कर रही है, तो एम क्या होता है, मास ऑफ द बॉडी। ए क्या होता है, एक्सीलरेशन, यानी कि इस बॉडी के अंदर कितना एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। और आपको पता है अर्थ के केस में अर्थ की ग्रेविटी के कारण जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है ना उसको बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, और उसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये वैल्यू होता है। तो हम ए की जगह एक्सीलरेशन का वैल्यू हमें पता है, क्या लिख देंगे, स्मॉल जी का वैल्यू ये होता है। तो स्मॉल जी क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। इसके बाद देखिए हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला आ गया F इज इक्वल टू mg। और आपको पता है कि किसी भी बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है ना
अर्थ के ग्रेविटी के कारण जो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, इस पेन पे अर्थ की ग्रेविटी के कारण नीचे की तरफ फोर्स लगने वाला फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो इसका मास इनटू में स्मॉल जी का वैल्यू मल्टीप्लाई कर देंगे, फोर्स आ जाएगा। और ये जो फोर्स है ना, यही बॉडी का वेट होता है, क्योंकि अर्थ जो है ना इस बॉडी पे नीचे की तरफ कितना फोर्स लगा रही है, उस फोर्स का जो अमाउंट है ना उसी को हम बॉडी का वेट बोलते हैं स्टूडेंट। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, एफ की जगह वेट लिख सकते हैं, वेट इज इक्वल टू mg। क्लियर है ना इतनी बात। वेट एक्चुअल में क्या होता है, फोर्स होता है, यानी कि उस बॉडी पे अर्थ नीचे की तरफ कितना फोर्स लगा रहे हैं उसी को हम वेट नाम देते हैं। तो फोर्स इज इक्वल टू वेट लिख सकते हैं, वेट कितना आ गया mg। इसलिए हमें फोर्स यहाँ पे एक्चुअली में हमने जो वेट ऑफ द बॉडी लिखा ना, इसका मतलब यही है कि आपका हमने लिखा है कि फोर्स कितना लग रहा है, अर्थ की ग्रेविटी के कारण इस बॉडी पे फोर्स कितना लग रहा है, तो उसको हम वेट नाम दे दिए। तो वेट ऑफ द बॉडी क्या लिख दिया, mg। इसके बाद कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, यानी कि जितना हाइट है अर्थ सरफेस से उतना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी। तो हम यहाँ लिख देते हैं डिस्प्लेसमेंट s की जगह लिख देते हैं h क्या है, हाइट है। तो आपका फॉर्मूला आ गया वर्क डन का, ग्रेविटी के केस में वर्क डन इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी यानी कि mg इंटू में h क्या है, हाइट है स्टूडेंट। तो यहाँ आ गया ये वर्क डन हो गया, ये m जो है मास ऑफ द बॉडी, g एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, h हो गया हाइट। तो अगर अर्थ के केस में कोई भी बॉडी है वो उसके द्वारा कितना वर्क डन हो रहा है तो आपको कैलकुलेट करना है, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो स्टूडेंट। इसके बाद देखिए हम नेक्स्ट सिचुएशन की बात करने वाले हैं। कौन सी सिचुएशन, अगर कुछ ऐसा हो कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन दोनों के बीच में अगर कुछ एंगल क्रिएट हो जाए, यानी कि इससे पहले तो आपने पढ़ा कि वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं अगर बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव कर जाती है तो वर्क डन निकालने का फॉर्मूला होता है हम फोर्स कितना अप्लाई कर रहे हैं इनटू में आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो हमें देगा अमाउंट ऑफ वर्क डन। आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसा आ जाए कि हम फोर्स किसी और डायरेक्शन में लगा रहे हैं, बॉडी किसी और डायरेक्शन में मूव कर रही है, यानी डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्शन ऑफ फोर्स के बीच में क्या हो जाता है, एंगल क्रिएट हो जाता है। तो उस केस के अंदर हमें अगर वर्क डन कैलकुलेट करना हो तो वो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता देते कि ऐसी सिचुएशन कैसे कब क्रिएट होती है। जैसे एक बेस्ट एग्जांपल है, अगर ये एक टॉय कार है स्टूडेंट, बच्चे क्या करते हैं, टॉय कार को यहाँ एक धागा बांध रखा है इसने, और धागा बांध के इस तरह से टॉय कार को अपने हाथ से इस तरह से फोर्स लगाते हैं और जो आपका टॉय कार है वो इस तरह से अर्थ सरफेस के ऊपर चलने लगता है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो है ना वो इस डायरेक्शन में कवर करने लगता है। तो देखिए यहाँ नोट कीजिए, फोर्स तो लग रहा है ऊपर की तरफ क्योंकि बच्चे ने यहाँ धागा बांध रखा है और वो धागे को खींच रहा है, यानी फोर्स तो इस डायरेक्शन में लग रहा है और ये जो टॉय कार है वो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है इस डायरेक्शन में, यानी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन इन दोनों के बीच में क्या हो गया, एंगल क्रिएट हो गया स्टूडेंट। इस केस के अंदर वर्क डन क्या रहने वाला है, तो इस केस के अंदर वर्क डन का फॉर्मूला ये तो बिल्कुल नहीं रहेगा। क्यों, ये फॉर्मूला सिर्फ तभी अप्लाई कर सकते हो जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी अगर उसी डायरेक्शन में हो रहा है तो आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू रख दीजिए, इन दोनों का प्रोडक्ट वर्क डन का अमाउंट होगा। लेकिन यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है ना, ये जो फोर्स लग रहा है, यहाँ जितना टोटल फोर्स लग रहा है ना उसकी वजह से बॉडी आगे मूव नहीं कर रही है। यानी कि अगर यहाँ मान लीजिए टोटल 50 न्यूटन फोर्स लग रहा है, 50 न्यूटन, तो ये बॉडी आगे मूव कर रही है ना, वो 50 न्यूटन यानी टोटल 50 न्यूटन की वजह से मूव नहीं कर रही है। इसमें से कुछ फोर्स जो है ना आपका वेस्ट जा रहा है, यानी इसको आगे ले जाने के लिए सिर्फ कुछ एक, यानी कि मान लीजिए 35 या 40 न्यूटन फोर्स है जिसकी वजह से बॉडी आगे मूव कर रही है, बाकी का फोर्स जो है ना आपका ऐसे वेस्ट जा रहा है। क्यों, क्योंकि देखिए अगर किसी बॉडी को आपको, ये कोई कार है कहीं पे भी, अगर आप उसको धक्का देना चाहते हैं, उसको आगे की तरफ मूव करवाना चाहते हैं, तो आप जिस डायरेक्शन में आपको मूव करवाना होता है उसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं, तब जो है ना वर्क डन होता है आसानी से। लेकिन अगर आप बॉडी को आपको किसी और बॉडी को डिस्प्लेसमेंट बॉडी का जो है ना आप किसी और डायरेक्शन में करना चाहते हैं, फोर्स दूसरी डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो बॉडी कभी मूव नहीं करेगी, है ना। तो
ऐसा ही यहाँ हो रहा है। देखिए फोर्स जो लग रहा है ना वो कुछ इस डायरेक्शन में लग रहा है, मूव इस डायरेक्शन में हो रही है। इसका मतलब अगर ये 50 न्यूटन फोर्स जो है वो हम अगर यहाँ से इस तरह से लगाते हैं, पीछे से इसकी तरफ ऐसे लगाते हैं, तो ये बॉडी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर करती है। जबकि अगर हमने इसको किसी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, यानी कि आपका कुछ फोर्स तो है ना, अमाउंट जो है ना, ये बिल्कुल बेसिक बात है। अगर आपको किसी बॉडी को मूव इस तरफ करवाना है, फोर्स आप इस तरफ लगा रहे हो, इसका जायज़ सी बात है कि कुछ फोर्स आपका बेमतलब ऐसे ही जा रहा है, जो आपको इस तरफ लगने वाला फोर्स, यानी बॉडी जो इस तरफ डिस्प्लेसमेंट कवर करे, वो जितना फोर्स लगा रहे हो ना उसकी वजह से नहीं करिए, बल्कि जितना फोर्स लगा रहे हो इससे कम फोर्स ही बॉडी को इधर ले जाने के लिए काम आ रहा है, बाकी का फोर्स आपका वेस्ट जा रहा है। बात क्लियर हो रही है ना? तो यानी कि इस केस के अंदर आपका जो फोर्स लग रहा है वो, यानी अगर आपको पता लग जाए कि इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो इस तरफ लगने वाला फोर्स अगर आपको पता लग जाए तो आप आसानी से फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हो। अगर ये तो आपको पता है कि इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो 50 न्यूटन लग रहा है, लेकिन ये नहीं पता कि 50 न्यूटन में से कितना फोर्स है जो इस कार को इस तरफ आगे की तरफ लेके जाने में, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कवर करने में इसको हेल्प कर रहा है। अगर वो वाला फोर्स हमें पता लग जाए तो हम क्या कर सकते हैं, आसानी से फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला अप्लाई करके और वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वाला फोर्स पता करना है तो आपको बता दें कि फोर्स जो ना एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होती है इसके हमेशा दो कंपोनेंट होते हैं स्टूडेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये होता है और वर्टिकल कंपोनेंट ये वाला होता है। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है ना, ये तो होता है एफ कोस थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट को बोलते हैं एफ साइन थीटा। यानी कि ये तो क्या हो गया, आपका फोर्स हो गया एफ, कोई भी फोर्स है एफ, फोर्स के वेक्टर क्वांटिटीज के दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिसको एफ कोस थीटा बोलेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट एफ साइन थीटा। अच्छा, कोस थीटा साइन थीटा ये क्या है, ये आपका मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा हुआ ट्रिग्नोमेट्री, नहीं पढ़ा तो आगे नेक्स्ट चैप्टर आएगा ट्रिग्नोमेट्री, उसके अंदर आपको ये बातें समझ में आ जाएगी। तो देखिए दो कंपोनेंट होते हैं, तो अगर आपको कोई भी फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो बॉडी, अगर आपको पता करना है कि इस डायरेक्शन में कितना लग रहा है तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, यानी इस डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स हॉरिजॉन्टल लगने वाला एफ कोस थीटा होगा, और आपको पता करना है वर्टिकल कितना लग रहा है तो एफ साइन थीटा होगा। यानी कि एफ क्या था, फोर्स था, अगर फोर्स का वैल्यू हमें पता है तो एफ का वैल्यू रख दीजिए, उसके साथ कोस थीटा। थीटा क्या होता है, थीटा होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का डिस्टेंस, ये भी हमें पता होगा, इतना इन दोनों के बीच में इतना एंगल है और फोर्स टोटल जो है वो इतना लग रहा है, तो हम ये वाला जो कंपोनेंट है यानी इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से ये कार इस डायरेक्शन में मूव कर रही है वो पता लग जाएगा। अगर हमें फोर्स पता लग जाए, ये वैल्यू हमें पता लग जाए, तो हम यहाँ फॉर्मूले में एफ की जगह क्या रख देंगे, एफ कोस थीटा इंटू में इसने जितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो रख देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा अमाउंट ऑफ वर्क डन, और हम ऐसा ही करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। अब जो थोड़ा सा और बता देते हैं कि आपको ये जो कंपोनेंट है ना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ कोस थीटा कैसे आया। आप देखिए ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स में पढ़ोगे कि जो कोस थीटा होता है ना वो इक्वल होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो देखिए ये अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, बॉडी इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है और ये फोर्स है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट, पी परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये क्या हो गया, बेस हो गया। अब देखिए एंगल कितना, फोर्स ये हो गया, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, एंगल हो गया दोनों के बीच में मान लीजिए थीटा। तो देखिए फॉर्मूला होता है कोस थीटा का, फॉर्मूला होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, और अगर हम यहाँ से बेस को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये देखिए एच जो है ना हाइपोटेन्यूज डिवाइड में इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो बी इज इक्वल टू एच कोस थीटा, ठीक है। तो बी क्या है, बेस ये वाला है, ये वाला कंपोनेंट हमें मिल जाएगा क्या, एच यानी हाइपोटेन्यूज कोस थीटा था ना, एच क्या है, एच क्या हाइपोटेन्यूज क्या है, फोर्स वाला है ना, तो यहाँ रख देंगे एफ कोस थीटा। तो हमारे पास बेस यानी कि बेस वाला जो कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो हमारे पास आ गया एफ कोस थीटा, और ये वाला इसी तरह से ये वाला कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आ गया एफ साइन थीटा। यानी कि ये टोटल फोर्स ये जो लग रहा है ना एफ, वो एफ कोस थीटा इस डायरेक्शन में लग रहा है और इसका कुछ हिस्सा एफ साइन थीटा इस डायरेक्शन में लग रहा है, और अगर आप मिलाओगे एफ कोस थीटा प्लस एफ साइन थीटा टोटल फोर्स आपको एफ मिलेगा। क्लियर हो रही है ये बात। तो इसके बाद देखिए आप किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो वर्क डन। इसके बाद हम बात करेंगे यानी कि
फोर्स और आपका जो डिस्प्लेसमेंट है इन दोनों के बीच में अगर एंगल थीटा क्रिएट होता है तो हमने देखा कि एक नया फॉर्मूला यानी वर्क डन हम निकाल सकते हैं। वर्क डन इज इक्वल टू आपके पास जो फोर्स है वो कितना होता है, जो फोर्स यानी कि अगर बॉडी हॉरिजेंटली डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है तो उस केस में फोर्स एफ ना रह के क्या रहता है, एफ कोस थीटा, और डिस्प्लेसमेंट जो आपका बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है। यानी कि ये फॉर्मूला आपको लगाना पड़ता है। फोर्स की जगह लेना आपको फोर्स का एक कंपोनेंट, हॉरिजेंटली कंपोनेंट जो क्या होगा, एफ कोस थीटा। और यहाँ पे थीटा क्या है स्टूडेंट, थीटा है एंगल किस किस के बीच में, फोर्स के बीच में और डिस्प्लेसमेंट, यानी जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उन दोनों के बीच में जो एंगल क्रिएट हो रहा है ना, इसको हम नाम दे रहे हैं थीटा। क्लियर है। इसके बाद कुछ केसेस है, यानी किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं, किस तरह से आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है ये देख लेते हैं। फर्स्ट केस यानी एक चांस तो ऐसा है कि इस तरह की सिचुएशन होगी जहाँ पे आपको ये फॉर्मूला लगाना है। जैसे अगर आपके पास एक बॉडी है, उस पर आप क्या कर रहे हो, 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो और वो बॉडी जो है ना 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेती है। यानी कि ये इसमें आप सिंपल फॉर्मूला भी लगा सकते हो, क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो उसी डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है। तो सिंपल फॉर्मूला होता है वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के आप वर्क डन निकाल सकते हैं। और एक ये वाला जो फॉर्मूला है ना वो आप हर एक कंडीशन में लगा सकते हैं और हर एक कंडीशन में आपको सेम आंसर मिलेगा। जैसे जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में अगर आप का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तब भी ये फॉर्मूला आपका लग जाता है, क्योंकि इस फॉर्मूले के अंदर थीटा क्या है, थीटा है एंगल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। अगर आपका दोनों के बीच में एंगल यानी कि जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, इसका मतलब दोनों के बीच में एंगल क्या हो गया, जीरो। समझ रहे हो ना, दोनों के बीच में एंगल जीरो होगा तो आप कोस थीटा की जगह आप जीरो वैल्यू पुट कर देंगे। तो फोर्स कितना लग रहा है, 10 न्यूटन, कोस थीटा, थीटा कितना 0 डिग्री, एस डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर। तो देखिए अगर कोस 0 यानी कि थीटा अगर 0 डिग्री है तो कोस 0 का वैल्यू होता है मैथमेटिक्स में, कोस 0 का वैल्यू होता है 1। तो यहाँ पे इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और ये दोनों मल्टीप्लाई में 10 इंटू में 5 कितना होता है 50, इसका वैल्यू 1 होता है कोस 0 का वैल्यू मैथमेटिक्स में। तो आपका वर्क डन आ गया 50 जूल, 50 जूल। और सेम आंसर आप डायरेक्ट लगाओगे तब भी सेम आएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप कहीं भी यूज कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर थीटा मेंशन किया हो ना। अगर थीटा 0 हो जाता है तो कोई बात नहीं, कोस 0 का वैल्यू 1 होता है, आपको बता देंगे। तो इस तरह से आ जाएगा। अगर नेक्स्ट क्या सिचुएशन हो, एक बॉक्स है, एक बॉक्स पे दो बंदे फोर्स लगा रहे हैं, एक का नाम ए है एक का नाम बी है। जो ए है ना वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, ये देखिए इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है और कितना लगा रहा है 10 न्यूटन, इसलिए इसकी फोर्स को नाम दे दिया F1 लग रहा है 10 न्यूटन इस डायरेक्शन में जो ए लगा रहा है। दूसरा बी लगा रहा है, इस डायरेक्शन में लगा रहा है कितना 5 न्यूटन, इस फोर्स को नाम दे दिया F2। F2 फोर्स है वो बी लगा रहा है और इस डायरेक्शन में लगा रहा है 5 न्यूटन लगा रहा है। ठीक है, लेकिन आपको पता है जिस डायरेक्शन में फोर्स ज़्यादा लगेगा बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव करेगी। यानी कि यहाँ अगर ये 10 न्यूटन लग रहा है, ये 20 न्यूटन लग रहा है तो बॉडी ये इधर लग रहा है, तो अगर जिस तरफ ज़्यादा फोर्स लगेगा बॉडी उसी तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगी। यहाँ देखिए फोर्स ज़्यादा इस डायरेक्शन में लग रहा है तो बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करेगी। कितना, मान लीजिए 3 मीटर डिस्टेंस जो है ना इस डायरेक्शन में 3 मीटर का डिस्टेंस जो बॉडी ने कवर किया। तो अब आपको बताना है कि वर्क डन जो ना ए ने कितना किया और बी ने वर्क डन कितना किया। तो पहले देखेंगे ए ने वर्क डन कितना किया। वर्क डन निकालने का फॉर्मूला फोर्स एफ कोस थीटा इनटू में एस क्या है डिस्प्लेसमेंट है, थीटा है एंगल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, और एफ है फोर्स। तो आपका जो वर्क डन बाय ए यानी WA लिखा है, यानी कि वर्क डन निकाल रहे हैं हम जो ए ने किया, उसके लिए ए फोर्स कितना लगा रहा है F1 कितना 10 न्यूटन, थीटा कितना, थीटा यानी कि एंगल इसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, बॉडी इसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, दोनों के बीच में एंगल 0, तो कोस 0 का वैल्यू भी बताया 1 होता है। डिस्प्लेसमेंट कितना कवर कर रही है 3 मीटर, तो आपके पास वर्क डन बाय ए आ जाएगा कितना 30 जूल, 30 जूल जो है वर्क डन बॉडी कर रही है। अब अगर हम बात करें वर्क डन जो है ना वो बी कितना कर रहा है। अब पहले तो ये बताइए बी जो है ना वो बी की वजह से वर्क डन हो रहा है क्या। वर्क डन कब होता है, जब हम फोर्स लगाएं और बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर करे या कुछ डिस्टेंस कवर करे। तो यहाँ देखिए बी जो है ना वो फोर्स भी लगा रहा है कितनी 5 न्यूटन फोर्स भी लगा रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, बॉडी कुछ जो डिस्टेंस है वो कवर भी कर रही है, दोनों चीज़ें। इसका मतलब इसलिए ये भी वर्क डन कर रहा है, लेकिन किस तरह का होगा इसका वर्क डन वो भी देख लेते हैं। फॉर्मूला होगा वर्क डन बाय बी इज इक्वल टू, देखिए एफ कोस थीटा एस,
तो F का वैल्यू कितना लगा रहा है, F फोर्स कितना लगा रहा है, 5 न्यूटन लगा रहा है B। थीटा कितना है, एंगल, थीटा क्या है, एंगल किसके बीच में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, फोर्स इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच में एंगल है 180 डिग्री का, तो कोस 180 डिग्री। इसके बाद डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, 3 मीटर हो रहा है, तो हम लिख देंगे यहाँ, आपको बता दें कोस 180 का वैल्यू होता है -1, तो इसका मल्टीप्लाई किया 15 आ गया, कोस 180 का वैल्यू -1, तो हमारे पास वर्क डन बाय बी आ गया -15 जूल, यानी कि बी जो है ना वो वर्क डन कर रहा है, और कितना कर रहा है, 15 जूल वर्क डन कर रहा है। और नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं ना, बॉडी उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है। तो आपको नई बात पता चली, अगर वर्क डन आपका देखिए, वर्क डन अगर आपका माइनस में आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो ना, उसके अपोजिट डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है, इसलिए वर्क डन माइनस का आ रहा है स्टूडेंट। ठीक है, तो वर्क डन 0 भी हो सकता है, प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी। अगर वर्क डन प्लस का है, इसका मतलब जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो, बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव कर रही है। और अगर वर्क डन माइनस का, इसका मतलब जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो, बॉडी उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन की बात करते हैं, थर्ड केस। अगर कुछ ऐसा हो कि यहाँ एक वॉल है, दीवार है, इसमें हम फोर्स लगा रहे हैं 10 न्यूटन का, और ये डिस्प्लेसमेंट कवर करिए 0 मीटर का, यानी कि यहाँ कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो इस डायरेक्शन में, तो इस केस के अंदर वर्क डन क्या होगा, आपको पता है वर्क डन का फॉर्मूला सिंपल, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। अगर आपका डिस्प्लेसमेंट ही 0 है तो फोर्स क्या हो जाएगा, 0, यानी कि वर्क डन के अंदर दो ही क्वांटिटी है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों में से अगर एक वैल्यू भी 0 तो दो वर्क डन आपका 0 हो जाता है। या फोर्स तो लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 है, इसलिए आपका वर्क डन भी 0 हो जाएगा। इस फॉर्मूले से देखना चाहते हो तो देखिए, फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, F कोस थीटा, कोस थीटा यानी कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल, डिस्प्लेसमेंट तो हो ही नहीं रहा, तो इनके बीच में कोई एंगल नहीं बन रहा, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना, 0। अगर ये वैल्यू 0 तो सबका मल्टीप्लाई में तो सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, वर्क डन आपका 0 आ जाएगा। ऐसा किस केस में होगा स्टूडेंट, अगर आप क्या कर रहे हो, राइटिंग का काम कर रहे हो, या 2 घंटे से न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, अपना लेसन पढ़ रहे हो कुछ भी, तो अभी उस केस में आपका वर्क डन 0 होता है, यानी कि साइंस की लैंग्वेज में वो वर्क डन आपका 0 रहता है। क्यों, क्योंकि वर्क डन, साइंस के अंदर वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर आप राइटिंग का काम कर रहे हो या आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो उसमें फोर्स 0 लग रहा है, ना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी 0 है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अगर 0 तो आपका वर्क डन भी 0। लेकिन अगर आप कुछ ऐसा करते हो, देखिए अगर आप क्या करते हो, कोई आपने कोई भारी वजन सामान उठाया, या आप खुद चल के ना यहाँ ए से चल के बी तक गए, बी से वापस ए पे आ गई, तो आपको पूछेगा आपने कितना वर्क डन किया, तो आपको बता दें कि यहाँ आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है, क्योंकि जिस डिस्प्लेसमेंट होता है 2 पॉइंट्स के बीच का मिनिमम डिस्टेंस, तो यहाँ ए से चले थे वापस ए पे आ गए, डिस्प्लेसमेंट 0, अगर डिस्प्लेसमेंट 0 तो आपका वर्क डन भी 0 हो जाएगा इस केस में। तो इस तरह से आपका जो वर्क डन है इस केस में 0 रहता है। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट सिचुएशन की बात करते हैं। अगर कुछ ऐसा हो कि ये कोई बॉक्स है जिसका मास जो है ना वो 10 kg मास का है, ठीक है, और ये जो बॉक्स है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और इसका डिस्प्लेसमेंट ना 2 मीटर है, तो आपको कोई पूछे कि आपको क्या करना है, वर्क डन कैलकुलेट करना है, किसकी वजह से, यानी अर्थ की ग्रेविटी की वजह से कितना वर्क डन हो रहा है स्टूडेंट, ये कैलकुलेट करना है। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि अर्थ की ग्रेविटी की वजह से फोर्स कितना लग रहा है। अगर आपको फोर्स पता होगा तो डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ आसानी से वर्क डन कैलकुलेट कर लोगे। और अर्थ की ग्रेविटी की वजह से फोर्स, यानी अर्थ कितने फोर्स से इसको अट्रैक्ट कर रही है ये पता करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका वेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्योंकि किसी बॉडी का जितना वेट है ना, वो एक्चुअल में वो वेट क्या होता है कि किसी बॉडी को अर्थ जो है ना वो कितने फोर्स से नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर रही है, कितना फोर्स लगा रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, उसी को हम वेट बोलते हैं। तो अगर हमें वेट कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला होगा, यानी कि फोर्स का फॉर्मूला क्या था, मास इनटू में एक्सीलरेशन, यानी कि मास m क्या है, स्मॉल m क्या है, मास क्या है इस ऑब्जेक्ट का, और इसके अंदर एक्सीलरेशन कितना प्रोड्यूस हो रहा है। अगर हम ग्रेविटी की, अर्थ की ग्रेविटी की बात करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा F = mg। जी क्या है, यानी इसके अंदर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है वो अर्थ की ग्रेविटी के कारण, जिसको हम बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल g, जिसका वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे आपका जो किसी इस बॉडी का जो वेट है वो कितना होगा, यानी कि इस बॉडी पे नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है, नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, F = mg।
यानी इस बॉडी का मास है इंटू में इसके अंदर जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है ग्रेविटी के कारण वो। वेट को क्या लिख सकते हैं, mg, यानी m क्या है, मास इसका कितना है, वैल्यू पुट कर दीजिए 10 kg है, और इसका एक्सीलरेशन इसके अंदर कितना प्रोड्यूस हो रहा है 9.8, ये फिक्स वैल्यू होता है स्मॉल g का। अगर आप अर्थ सरफेस के ऊपर हो तो अर्थ सरफेस जो है ना, यानी कि अर्थ जो है ना एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है अर्थ के फोर्स के कारण, जो क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपके पास वेट आ जाएगा आपका 98 न्यूटन, यानी कि जो आपका अर्थ है इस बॉक्स पे 98 न्यूटन फोर्स नीचे की तरफ लगा रहा है, और ये बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करिए डिस्टेंस 2 मीटर का। तो आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है। वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स F cos थीटा इंटू में S। F कितना, फोर्स कितना लग रहा है 98 न्यूटन लग रहा है। थीटा एंगल किसके बीच में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। अर्थ के कारण फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, एंगल कितने का दोनों के बीच में 90 डिग्री का। तो लिख लिए कोस 90 डिग्री, एस डिस्प्लेसमेंट कितना 2 मीटर का। तो आपके पास वर्क डन आ जाता है स्टूडेंट 0। 0 कैसे, क्योंकि आपका कोस 90 होता है ना, कोस 90 का वैल्यू 0 होता है मैथमेटिक्स में। अगर इनमें से एक वैल्यू भी 0 तो सारे मल्टीप्लाई में सब 0 हो जाएगा। कोस 90 का वैल्यू 0 तो ये सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, जिसके कारण आपके पास वर्क डन आ जाएगा 0 जूल। यानी कि जो इस बॉडी के वेट के कारण नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है ना, यानी कि अर्थ जो नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है ना, उसके कारण ये वर्क डन नहीं हो रहा है स्टूडेंट, यानी उसके कारण वर्क डन 0 हो रहा है। उसके अर्थ की ग्रेविटी के कारण वर्क डन कब होता, देखिए अर्थ जो है वो फोर्स किस तरफ लगाती है, नीचे की तरफ, और वो बॉडी अगर नीचे की तरफ ही मूव हो रही होती ना, तब इस पे फोर्स लगता, तब जो वर्क डन होता वो अर्थ की ग्रेविटी के कारण होता। अब क्या हो रहा है, अब जो ये जो इस बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, फोर्स अर्थ जो है इस डायरेक्शन में लगा रही है, यानी कि अर्थ जो फोर्स लगा रही है उसके कारण वर्क डन, ये वाला वर्क डन नहीं हो रहा है, यानी वर्क डन यहाँ इस केस में 0 हो रहा है। तो हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट, अगर आपका डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री का है तो उस केस में भी वर्क डन 0 रहेगा। यानी कि अगर हम बात करें इस तरह से, आपका यहाँ सन है, सन के चारों ओर क्या है, ऑर्बिट है, जिनके अंदर क्या होते हैं प्लैनेट्स जो है ना वो रिवॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ अर्थ रिवॉल्व कर रही है मान लीजिए, तो यहाँ दोनों के बीच में एंगल देखिए कितना, एंगल यहाँ 90 डिग्री का। क्यों, क्योंकि देखिए सन जो है ना सबको क्या करे, अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है। इस तरफ अर्थ मान लीजिए यहाँ, तो इस केस में सन फोर्स लगा रहा है अपनी तरफ, इस तरफ फोर्स लगा रहा है, और इस केस के अंदर ये देखिए इसके चारों ओर इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है, और इस पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यानी कि अगर कोई भी इस तरह से बॉडी सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रही है और किसी भी पॉइंट पे आपको डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है, तो उस डायरेक्शन पे आप उस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। यानी ऐसे मूव करिए तो इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। तो फोर्स हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हो गया। तो इस केस में एंगल कितने का 90 डिग्री का, यानी कि यहाँ भी वर्क डन क्या हो रहा है 0। यानी कि अर्थ सारे के सारे प्लैनेट्स उनको क्या करता है अपनी ओर बाउंड करके रखता है, इस तरह से वो सारे के सारे एक ऑर्बिट में क्या करते हैं रिवॉल्व करते हैं, और उस केस के अंदर जो वर्क डन है वो क्या रहता है 0। क्योंकि अगर आपका फोर्स और जो आपका डिस्प्लेसमेंट इन दोनों के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री का हो जाता है तो फोर्स भी कितना हो जाता है, सॉरी वर्क डन भी कितना रहता है 0 रहता है। तो ये सारे के सारे केसेस थे आप जिनसे आप क्या कर सकते हो वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हो। कहने का मतलब आपको एक बात याद रखना है कि हमेशा थीटा का वैल्यू याद रख लीजिए कि कोस 0 कितना होता है, कोस 90 कितना, कोस 180 कितना होता है। आपका 9th क्लास में बस यही 3-4 वैल्यू यूज होगा। इसके बाद में थीटा को कैलकुलेट करना सीख लीजिए कि थीटा क्या है, एंगल है किसके बीच में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। तो ये हमेशा देखिए कि दोनों के बीच में एंगल क्या रहता है, यानी कि किस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है और किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। और सेकंड आपको फोर्स दिया होगा और डिस्प्लेसमेंट भी दिया मिलेगा, तो ये वैल्यू आपको आसानी से कर सकते हो। तो ये था आज का वीडियो जिसके अंदर हमने वर्क डन के बारे में पढ़ा। और अगर वीडियो अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू स्टूडेंट्स।